नमस्कार फ्रेंड्स। तो पॉलिटी की एक नई क्लास लेकर आ चुके हैं जिसमें हम आज करने वाले हैं एक और नए टॉपिक को कवर। इससे पहले हमने राष्ट्रपति के टॉपिक को कवर किया था। तो इनसे संबंधित जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनने हैं उन सभी को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो यह एक रिवीजन क्लास है जिसके माध्यम से पूरे चैप्टर को हम चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं। तो इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन किया जाता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह प्रकार के जो सदस्य होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। जबकि जब हमने राष्ट्रपति को पढ़ा था तो उसमें सिर्फ जो इलेक्टेड निर्वाचित मेंबर थे वही संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग ले सकते थे। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने डिसमिस करने संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित कोई भी प्रावधान जो है वो केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे लोकसभा में प्रस्तुत नहीं कर सकते क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। इस कारण से उनको हटाने संबंधित कोई भी प्रावधान जो होगा वो राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों एवं समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। तो अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है या कोई ऐसा विवाद उत्पन्न होता है जिसके समाधान की जरूरत पड़ती है तो वो सभी उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसका निर्णय दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो इसको हमने पहले ही बताया है कि राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों की यहाँ लिस्ट दी गई है। इन सभी आर्टिकल्स को हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 63 अनुच्छेद जो 63 है भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान करता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है तो वो है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 64 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किए जाएंगे वो क्या है पदेन सभापति के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट अनुच्छेद है 65। अनुच्छेद 65 ये बताता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उनकी अनुपस्थिति में अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं अवकाश ग्रहण कर लेते हैं उस दौरान राष्ट्रपति के कर्तव्यों का जो निर्वहन है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है 63। अनुच्छेद 66 जो है वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी प्रावधान किए गए हैं उनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा। ये वर्णन किसमें किया गया है तो ये किया गया है अनुच्छेद 67 के अंतर्गत। नेक्स्ट आ जाता है अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल दिया गया है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 69। आर्टिकल 69 यह बताता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ या प्रतिज्ञान कौन दिलाएंगे। तो उपराष्ट्रपति को शपथ या प्रतिज्ञान दिलवाने का कार्य राष्ट्रपति को होगा और राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। अनुच्छेद 70 आ जाता है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इसका भी वर्णन किसमें है 70 के अंतर्गत। नेक्स्ट है 71 आर्टिकल ये प्रावधान करता है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अथवा उनके संबंधित विषयों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो ये थे उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों का किसमें क्या वर्णन किया गया है उनको हमने देख लिया। कुछ अन्य पॉइंट हैं और साथ में हम ये देख लेते हैं पहले कि भारत में उपराष्ट्रपति
भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं कौन कौन व्यक्ति रहे हैं और किनका कार्यकाल पदावधि कब से कब तक रही है। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि 1952 में उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं और 1962 तक लगातार दो कार्यकाल तक इनका समयावधि रही है। तो सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। दूसरे नंबर पर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि 62 से 67 के बीच उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। तीसरे आ जाते हैं बराह गिरी वेंकट गिरी बीवी गिरी आ जाते हैं 67 से 69 के बीच। नेक्स्ट आते हैं गोपाल स्वरूप पाठक। फोर्थ नंबर पर आ जाते हैं गोपाल स्वरूप पाठक जो कि 69 से 74 के बीच उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। फिफ्थ नंबर पर आते हैं डॉक्टर श्री बी डी जत्ती जो है वो 1974 से 1979 के बीच भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। सिक्स्थ नंबर पर आ जाते हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायत उल्लाह जो कि 79 से 84 के बीच भारत के उपराष्ट्रपति रहे। सेवंथ नंबर पर आते हैं सी आर वेंकट रमन। तो आर वेंकट रमन जो हैं वो 84 से 87 के बीच भारत के उपराष्ट्रपति रहे। एट्थ नंबर पर आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जो हैं 1987 से लेकर 1992 तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। नाइन्थ नंबर पर आते हैं के आर नारायण जो है 92 से 97 के बीच भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। के आर नारायण के बाद आते हैं श्री कृष्णकांत जो है 97 से लेकर 2002 तक भारत के उपराष्ट्रपति पर रहे। 11वें नंबर पर हैं भैरव सिंह शेखावत जो है 2002 से 2007 के बीच भारत के उपराष्ट्रपति रहते हैं। 12वें नंबर पर आते हैं हामिद अंसारी लगातार 2 कार्यकाल तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। तो ये पहली बार 2007 से 12 तक और दूसरी बार 2012 से 2017 तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे। 13वें नंबर पर आ जाते हैं वेंकैया नायडू जी 2013 से 2022 तक भारत के उपराष्ट्रपति पर कार्यरत रहे। और 14वें नंबर पर वर्तमान में आ जाते हैं 14वें नंबर पर हैं जगदीप धनखड़ जो है 2022 से लेकर 2027 के बीच उनका कार्यकाल है। तो ये 14 उपराष्ट्रपतियों के बारे में हमने जान लिया कि कौन कब से कब तक के भारत के उपराष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट आता है कि किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो जैसे कि जब लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के सदस्य भी होते हैं, विधानसभा के जो अध्यक्ष बनते हैं वो भी विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के भी जो अध्यक्ष बनते हैं वो भी विधान परिषद के सदस्य होते हैं। लेकिन राज्यसभा एक ऐसी सभा है जिसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो उसके सदस्य नहीं होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु होती है, त्यागपत्र देते हैं या उनको हटाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके पद को ग्रहण करने का कार्य कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान जो हैं वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के संविधान से संबंधित ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति का हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, जब राज्यों के विधान परिषद के सदस्य हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के तो चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं विधानसभा के सदस्य, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की तुलना, जिनमें देखते हैं कि इनमें क्या क्या दोनों पदों में क्या क्या मेन अंतर है। तो सबसे पहला है कि जो राष्ट्रपति बनते हैं उनमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं।
तो राष्ट्रपति क्या है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों, साथ साथ दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत प्लस निर्वाचित जो होते हैं वो भाग लेते हैं। इसमें राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट इनमें अंतर यह है कि जो राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है, जबकि राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के लिए प्रक्रिया जो है किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है, जबकि उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा में ही प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये मेनली 2-3 अंतर हो जाते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद में। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, उपराष्ट्रपति का टॉपिक खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो केंद्र सरकार के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री को शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। राज्यसभा का सदस्य भी भारत के लिए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो लोकसभा का जो सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, वही प्रधानमंत्री के बनने की भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष की है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, अर्थात वो राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। अगर प्रधानमंत्री जो है संसद में राज्यसभा के सदस्य हैं और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वो अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते, क्योंकि वो जो है वो उस लोकसभा के सदस्य नहीं हैं। इस कारण से संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है किसके अधीन कार्य करती है। तो जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो प्रधानमंत्री के अधीन होकर कार्य करती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना है तो न्यूनतम सदस्यों की जो संख्या है वो 50 होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री जो सामान्य रूप से होता है वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। जैसे वर्तमान में वाराणसी से कौन लोकसभा सदस्य हैं, नरेंद्र मोदी जी। लेकिन राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो वो राज्यसभा के सदस्य बनाए गए थे। नेक्स्ट आता है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार और उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। तो आर्टिकल नंबर जो 75 है वो प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार और उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में किया जाता है। उसमें यह कहा गया कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या होगी वो जो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है उसका 15% से अधिक नहीं होगी। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति मंत्री पद के लिए नियुक्त कर दिया जाता है और वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो वह केवल 6 माह तक अपने मंत्री पद पर बना रह सकता है। इसके 6 माह के अंदर उसे किसी न किसी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। अगर वो किसी सदन का सदस्य नहीं हो पाते हैं तो उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट आकर देखते हैं कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो मंत्रिपरिषद है वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो यह आर्टिकल है आर्टिकल 257 257 में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। कोई पद लाभ का पद है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो केंद्र में संसद करेगी और राज्य में राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है वो विधायिका के अधीन कार्य करती है। नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो नेहरू की जो कैबिनेट थी उसमें जो कैलाशनाथ काटजू हैं वो पहले गृह मंत्री बनते हैं, बाद में इन्हें रक्षा मंत्री के पद पर भी रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो हैं वो हैं षणमुखम शेट्टी। षणमुखम शेट्टी जी जो हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? तो भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी मृत्यु जो है वो विदेश में हुई थी। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हो सका? तो जो चौधरी चरण सिंह हैं वो प्रधानमंत्री की शपथ तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी संसद की कार्यवाही में भाग लेने से पहले ही उनकी सरकार खत्म हो जाती है और वो संसद में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो संविधान में आर्टिकल नंबर 352(3) में यह प्रावधान किया वर्णन किया गया है। मंत्रिमंडल शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी तो मंत्रिमंडल की सलाह लिखित होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि श्वेत पत्र व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। नेक्स्ट है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? तो संघीय मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन है वो गोपाल स्वामी अयंगर के प्रतिवेदन पर आधारित था। कुछ यहाँ पर मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद से संबंधित अंतर को दिया गया है, तो इनको देख लेते हैं कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें कैबिनेट मंत्री स्तर के मंत्री, साथ में राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री, तीनों तरह के जो मंत्रियों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद कहते हैं। जबकि मंत्रिमंडल जो होती है मंत्रिमंडल का मतलब ही कैबिनेट होता है, इसमें सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल किए जाते हैं, इसे मंत्रिमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद जो है वह एक संवैधानिक निकाय होती है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74-75 में किया गया है। जबकि जो मंत्रिमंडल है इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। मंत्रिमंडल क्या है? व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करने का कार्य करता है। कौन? मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन जो है मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जबकि नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है और निर्णयों को क्रियान्वयन में की निगरानी भी करता है। तो मेन रूप से यही अंतर है कि जो मंत्रिमंडल है वो सबसे प्रमुख मंत्रियों का एक समूह होता है, जबकि मंत्रिपरिषद के अंतर्गत संपूर्ण मंत्री जो होते हैं उस शामिल किए जाते हैं, जो मेन रूप से सरकार की कार्यप्रणाली को
करने का कार्य करते हैं वो करते हैं मंत्रिमंडल, जबकि मंत्रिपरिषद क्या है, सभी कार्यों का बँटवारा, उनमें कार्यों का बँटवारा कर दिया जाता है और वो कार्यों को टुकड़ों में बाँट के किया करते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट दिया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके रूप सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों, पॉलिटी की क्लास, रिवीजन क्लास में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही लगातार आप हमारे क्लास में बने रहें और टॉपिक वाइज क्लास के माध्यम से आप